नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। अडानी ग्रुप के खिलाफ ओवर वैल्यूड और अकाउंट्स में हेरफेर का आरोप लगाने वाली अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने अडानी समूह के खिलाफ जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। कमेटी की पहली रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप के खिलाफ किसी भी तरह की हेराफेरी के सबूत नहीं मिले हैं। इतना ही नहीं, स्पेशल जांच कमेटी ने तो ये भी दावा किया है कि अडानी ग्रुप ने शेयर को लेकर के कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया है। दरअसल अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को रिपोर्ट जारी करके अडानी ग्रुप की कंपनियों को ओवरवैल्यूड बताया था। साथ ही अकाउंट्स में हेरफेर का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद देश भर में सियासी संग्राम तक छिड़ गया। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन करके जांच के निर्देश दिए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कमेटी इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है कि अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में जोड़ तोड़ पर निगरानी रखने के मामले में बाजार के रेगुलेटर से भी अपनी भूमिका को निभाने में असफल रही है। ये जरूरी है कि सभी जांच तय सीमा के अंदर पूरी कर ली जाए। तो आंकड़े सामने आए हैं। उसके मुताबिक हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी समूह की कंपनियों में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ी है और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान केवल अडानी समूह के शेयरों में उठापटक देखी गई है। वैसे भारतीय शेयर बाजार में अडानी समूह के स्टॉक्स में उठापटक का असर नहीं देखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने हालांकि ये भी कहा है कि उनकी जांच रिपोर्ट के तमाम निष्कर्ष अंतिम नहीं है, क्योंकि इस मामले में सेबी की जांच जारी है और उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ यह है कि क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो जानकारी थी वो पूरी तरह से सही नहीं थी। ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील का क्या कुछ कहना है उसको सुनवाते हैं। सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रिपोर्ट ने ये बोला है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले कुछ लोगों ने, छोटे ग्रुप ने मार्केट में शेयर्स खरीदे, शॉर्ट सेलिंग करी, पोजीशन ली मार्केट में। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आते ही दे सोल्ड द शेयर्स। सो एक हिंडनबर्ग ने मार्केट के साथ खेला है, पब्लिक सेंटीमेंट के साथ खेला है और इंडियन इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ खेला है। रिपोर्ट में ये लिखा है कि कोई साजिश थी, ये वो साजिश कि रिपोर्ट से पहले पोजीशन ली गई और रिपोर्ट के बाद वो स्क्वायर ऑफ हो गई। इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट के पीछे एक इंटेंशन थी प्रॉफिट बनाने की, किसी और के लॉस करने की। तो हमारे साथ डिबेट में आज यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस के होंगे, साथ ही हमारे साथ महेश वर्मा नेता बीजेपी के, संदीप सिंह ही सीनियर एडवोकेट होंगे, जयन गुप्ता इन्वेस्टर्स एडवाइजर होंगे, राजेश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस के। यश जी, बहुत कुछ कहा था आप लोगों ने हिंडनबर्ग के बारे में और साथ ही आप लोगों ने अडानी के बारे में कि कहीं ना कहीं कुछ तो उलटफेर है, जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें इरेगुलरिटीज हैं। तो ऐसे में जांच हो, सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया कि अभी फिलहाल उनके पास कोई सबूत नहीं है कि ट्रांजैक्शंस में या फिर स्टॉक्स में इरेगुलरिटीज कुछ हुई हैं। क्या कहेंगे जी? देखिए, 2 दिन पहले सेबी ने एक्सटेंशन मांगा था अडानी प्रोब में, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की मांग को घटा के 2 महीने का एक्सटेंशन दिया था और आज 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे देता है। तो हमारा पहला सवाल यह है कि ये कोहेरेंस क्यों नहीं है? यदि 2 दिन बाद क्लीन चिट की तैयारी थी तो ये एक्सटेंशन क्यों मांगा गया? फिर जहां तक सवाल है क्लीन चिट का खुद, तो हमारे पहले ही हम लोग ये बात उठा चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी का स्कोप लिमिटेड है। ये पूरी तरह उस प्रोब में वो जांच नहीं कर पा रही है जो हमारी जरूरत है। पूरी जांच के लिए जेपीसी की मांग हम लोग और पहले से उठा रहे हैं। उसके बाद यदि अडानी जी का जो पूरा व्यापार की उनकी प्रणाली है, यदि वो इतनी ही साफ और स्पष्ट है, तो एलआईसी ने जिस समय अडानी एफपीओ से सब दूरी बना रहे थे, उस समय एलआईसी ने डबल डाउन किया अडानी ग्रुप पर और इस समय एलआईसी का मार्केट कैप 35% नीचे है, जनता को करीब 2.5 लाख करोड़ का झटका लगा है।
ये सारी बातों से हमारे सवाल वहीं के वहीं रह जाते हैं और हमारी जेपीसी की मांग एक बार पुनर्स्थापित होती है। और हम फिर से ये सवाल उठाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस प्रोब जिसके स्कोप लिमिटेड है, यदि अडानी ग्रुप पर सरकार को पूरा भरोसा है तो वो जेपीसी की मांग क्यों नहीं मानते? नहीं, वो जेपीसी की मांग आपकी ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आप क्या कहें, उसको चैलेंज करेंगे आप लोग? नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम चैलेंज नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं उनकी इस गठन की हुई कमेटी का जो स्कोप है प्रोब में वो ही लिमिटेड है। तो उस पर जो भी उनकी फाइंडिंग्स आती है उससे हमें जो मिलता है उससे हम संतुष्ट नहीं है। रहा सवाल हिंडनबर्ग का और इस पूरे प्रोब का, तो कई बार पहले हिंडनबर्ग के लिए और तमाम चीजों के लिए बीजेपी की तरफ से भी कहा गया था कि पहले जांच होने दीजिए, लेकिन आप लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें इरेगुलरिटीज है, साथ ही कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है, मोदी जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल त्वरित तौर पर हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है जिससे पता चले कि कुछ भी ऐसा हुआ है। स्टॉक्स की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, हमारे साथ महेश जी भी हैं। महेश जी, लगातार कांग्रेस की तरफ से आपने देखा था बजट सेशन में किस तरीके से बीजेपी पर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के सुप्रीम हमारे जो अडानी ग्रुप को टारगेट किया, और साथ ही कहा गया कि जो स्टॉक्स हैं उनमें हेरफेर की गई है, बहुत जबरदस्त लेवल पर चीजें हुई हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का आ गया कि हमारे पास अभी फिलहाल जो रिपोर्ट सौंपी गई है उससे ये पता चलता है कि कुछ भी इधर उधर चीजें नहीं हुई हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है, अगर थोड़ी भी नैतिकता कहीं बची हुई है, राजनीतिक से राहुल गांधी संन्यास लें और कांग्रेस जो है देश से माफी मांगे। सवाल यह है कि अभी भी ये जो हमारे मित्र कांग्रेस के जो बात कर रहे हैं, इनके ऊपर अवमानना की केस चलनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 फरवरी को क्या कहा था, याद है? कहा था कि या तो सुप्रीम कोर्ट की जांच हो और नहीं तो जेपीसी का गठन हो। तो आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब फरमान सुनाया और साजिशन देश के जो है लाखों करोड़ रुपया का स्वाहा कर देना राहुल गांधी का, ये तो लग रहा है कि इस साजिश में निश्चित रूप से राहुल गांधी का हाथ है। और ये तो पहले दिन से हिंडनबर्ग में एक पत्रकार को जो देखा गया था, जो एक यहाँ के बहुत चर्चित चैनल के जो है वहां से उनको निकाला गया, फिर वो कहीं बदले की भावना से जो है उनको एक मोहरा बनाया गया, और हिंडनबर्ग में किस तरह से हिंडनबर्ग में उनके जरिए सारी चीजें प्लांट की गई, और ये जो सारी चीजें प्लांट की गई और वहां जिस अखबार ने इसको प्रकाशित किया उससे राहुल गांधी की मुलाकात हुई। आज ये देश जानना चाहेगा कि राहुल गांधी देश विरोधी तत्वों के साथ जो हाथ मिलाकर, नहीं, उस समय भी लगातार कहा गया था कि ये शायद क्योंकि हिंडनबर्ग देसी कंपनी नहीं है, विदेश की है, और ऐसे में अगर वो हमारे देश के अगर वो रिपोर्ट देती है जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है, तब तो डेफिनेटली भरोसे करने लायक हिंडनबर्ग नहीं है। हालांकि हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ संदीप सिंह जी। वो एक दर्जन जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हों, उसकी रिपोर्ट को राहुल गांधी ने पूरे देश में, ठीक है, आखिर में वजह क्या है, कारण क्या है? ठीक है, संदीप सिंह जी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, सर बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया 24/7 पर। लगातार जो आरोप लग रहे थे जब बजट सेशन था अडानी ग्रुप के ऊपर, उसके बाद फिर आपको याद होगा कि कहा जा रहा था कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि स्टॉक्स में हेरफेर की गई है, और साथ ही जो नियम है उनको ताक पर रखा गया था, जो कानून है उसका उल्लंघन किया गया है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अब कह रही है कि पहली नजर में जो देखकर लग रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह की कानून को ताक पर नहीं रखा गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो रिपोर्ट में ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश की गई है। क्या कहेंगे सर? संदीप सिंह जी। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की गई, उन्होंने उनकी रिपोर्ट अब रख दी है। उसके हिसाब से और विथ रिगार्ड टू रिलेटेड पार्टीज और विथ रिगार्ड टू स्टॉक मैनिपुलेशन, किसी जगह पे अडानी ग्रुप का कोई संबंध बताया नहीं जा रहा है। जहां तक सेबी का इन्वेस्टिगेशन है वो उन्होंने चालू है,
और वो और आगे जाके कंप्लीट करेंगे, जिसका समय अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। 14 अगस्त तक वो लोग अपना रिपोर्ट पेश करेंगे। एडिशनल कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ है तो रिपोर्ट में आएगा। बाकी आज के रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी के हिसाब से उनके हिसाब से विथ रिगार्ड टू पब्लिक शेयर होल्डिंग मिनिमम विथ रिगार्ड टू रिलेटेड पार्टी कुछ भी ऐसा पाया गया है जिससे कह सके कि ठीक है संदीप सिंघी जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क हमारी टेक्निकल टीम जरूर साधे और आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ राजेश जी हैं स्टूडियो में बैठे हुए। राजेश जी का भी रुख कर लेते। राजेश शर्मा जी, राजेश जी आपने देखा था किस तरीके के आरोप लगे थे, और आरोप क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट छाप रही थी और उस पर बजट का सेशन था और विपक्ष कह रहा था कि किसी को श्रेय दिया जा रहा है, बचाने की कोशिश की जा रही है। राजेश शर्मा जी, देखिए, अगर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही, आज से 5-6 दिन पहले मॉरिशस गवर्नमेंट में मंत्री कहते हैं कि उनके फाइनेंशियल सर्विसेज की जो इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने हर तरीके से क्लियर चिट पाया। जो भी एलिगेशन कांग्रेस या ओपोजिशन के लोग लगाते आए हैं उससे पूरी तरह से क्लीन चिट दिया उन्होंने अडानी को। नंबर 1। नंबर 2, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि LIC में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें ह्यूज लॉस हुआ है। भाई साहब, कम से कम आंकड़ा पता होना चाहिए, तब ऐसी बात करनी चाहिए। 30,127 करोड़ का इन्वेस्टमेंट LIC ने अडानी ग्रुप में किया था और आज उसका जो शेयर का रेट है वो उससे ऊपर है। तो आज के दिन वो प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है। गलत बात लोगों को बलगनाना और फैलाना बंद करें। तीसरी चीज है, ये इन्हीं के अध्यक्ष कहते हैं कि या तो JPC करा लो या आप सुप्रीम कोर्ट के बड़े इंडिपेंडेंट जज से कराओ जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हों। तो उन्हीं से कराया गया सप्रे साहब से। जब एक से कराएगा तो दूसरे से नहीं कराएगा। कल बोलेंगे आप पुलिस से करा लो, EOW से करा लो। ये कोई तरीका नहीं होता। एक तरीका होता है एक गवर्नमेंट को चलाने का और एक तरीके से चीजें होती है। नंबर 2, अभी ये कह रहे थे कि सेबी ने टाइम मांगा। देखिए, ये इंटरिम रिपोर्ट है। सेबी ने पूरी डिटेल रिपोर्ट के लिए टाइम मांगा है और इंटरिम में कुछ नहीं मिला है। उसके बाद में डिटेल इन्वेस्टिगेशन और आगे होगी, उसका नहीं मना कर रहा, पर ये इंटरिम रिपोर्ट है। आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि उसने डिटेल के लिए मांगा। इस इंटरिम रिपोर्ट में कौन कौन से एरिया रहा है कि क्या कीमत बढ़ाने में कोई अनियमितता पाई गई, नहीं पाई गई, सेबी ने की कोई भी वायलेशन हुई है, नहीं हुई है, गैर कानूनी निवेश हुआ है, नहीं हुआ है, ये संबंधित पार्टी का रूल, जो रिलेटेड पार्टी का रूल है वो फॉलो हुआ नहीं हुआ, हुआ है, मालिक के जो अमाउंट्स है वो उजागर किए गए नहीं गए, उजागर किए गए, न्यूनतम जो मिनिमम शेयर होल्डिंग होनी चाहिए क्या वो उसका पालन किया गया, उसका पूरी तरह से पालन किया गया। तो ये बेसिक ही एलिगेशन सारे गवर्नमेंट के लोग, ऑपोजिशन के लोग लगा रहे थे गवर्नमेंट पे, जो सरासर गलत है। और इस तरीके से मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा कि ये जो देश के लोगों को फर्दर नुकसान हुआ है, इन लोगों के स्टेटमेंट पे पूरे देश के लोगों को जो नुकसान हुआ है, शेयर में जो नुकसान हुआ है, वो ये ऑपोजिशन के लोगों से उनको अदा करना चाहिए, उनसे लेना चाहिए। ठीक है, और यश कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात तो यहाँ पे अडानी और हिंडनबर्ग की बात हो रही है। ये दोनों सज्जन, एक हमारे महेश वर्मा जी और ये राजनीतिक विश्लेषक महोदय जो शायद बीजेपी के ही हैं, ये दोनों सब्जेक्ट से हट रहे हैं। विश्लेषक महोदय को ये नहीं पता है कि LIC का मुद्दा इस समय कितना बड़ा है, कितनी बड़ी खबर है। मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ नीचे गया है और इनको ये मजाक लग रहा है। इसी से जुड़ते हुए अडानी प्रोब में जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर पेज 106 और 144 के कुछ एग्जर्प्ट्स में पढ़ के सुनाता हूं। SEBI is unable to satisfy itself that the contributors of the fund to the FPIs are not linked to the Adani. Unable to satisfy itself. फिर LIC was the largest net buyer of Adani securities with the purchase of 4.8 crore shares when the price shot from rupees 1031 to rupees 3859, which raises the question on whose interest was LIC acting. तो कोई डेफिनेटिव क्लीन चिट नहीं है ये केवल इतना हुआ है कि हमको सीधे सीधे कोई दिशा नहीं मिल रही है कि अडानी प्रोब में एक्चुअली क्या हुआ है।
उस बिना पर उन्होंने ये बोला है कि हम अभी इसके लिमिटेड स्कोप में फिलहाल इसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि अडानी में क्या हुआ है। फिर विश्लेषक महोदय खुद कह रहे हैं कि एक लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये रिपोर्ट तो हम दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यहाँ ये भी कहना है कि टिल अभी, क्योंकि सेबी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सेबी भी अपनी रिपोर्ट 3 महीने के बाद जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, सीबी अपनी रिपोर्ट बना करके ऐसे सेबी देगी, तो ऐसे में थोड़ा वेट भी तो करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फिलहाल जो रिपोर्ट सौंपे गए हैं, जो जांच कमेटी बनी थी, वो जांच कमेटी जिसने रिपोर्ट सौंपी है, फिलहाल उस रिपोर्ट में है कि जिस तरीके के जैसे इकोनॉमी है उसको डिसबैलेंस करने की कोशिश नहीं की गई है, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मैं वही कह रहा हूं प्रीति जी कि द कमिटी इज अनएबल टू कम टू एनी डेफिनेटिव कंक्लूजन रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ सेबी लॉज बाय द अडानी ग्रुप। डेफिनेटिव कंक्लूजन अभी नहीं हुआ है और विश्लेषक जी खुद कह रहे हैं कि ये इंटरिम रिपोर्ट है, अभी और जांच होगी। तो इसमें इनका इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होना कि कोई भी वायलेशन नहीं हुआ है, संदीप सिंह जी अपने आप में सवाल खड़े करता है। संदीप सिंह जी से ले लेते हैं। संदीप सिंह जी सीनियर एडवोकेट है सर, आपसे बात नहीं हो पाई थी, आई होप अभी आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता यश श्रीवास्तव वो कह रहे हैं कि अभी जो रिपोर्ट भेजी गई है वो एंट्रीम है, उस पर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, पूरी रिपोर्ट भी आने दीजिए, क्योंकि लगातार कोर्ट भी यही कह रहा है कि अभी और भी रिपोर्टें आनी बाकी है। लेकिन मैं एक बार आपसे समझना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो फैसला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है फौरी तौर पर, क्योंकि इसे समझना भी बहुत जरूरी है सर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसकी जांच के लिए हम एक एक्सपर्ट कमेटी बिठा रहे हैं और साथ में सेबी जो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो कर सकता है, और कुछ और मुद्दे दिए थे कि इनके भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। एक्सपर्ट कमेटी ने आज रिपोर्ट अपना बाहर कर दिया है बेस्ड ऑन डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके हिसाब से जो भी उनके पास जो भी डिटेल्स या पेपर्स अवेलेबल थे उस बेस के ऊपर वो ये नतीजे पे पहुंचे हैं कि आज के देखते हुए कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जिसमें मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग या विद रिगार्ड टू रिलेटेड पार्टी हम कह सके कि जिसके अंदर अडानी ग्रुप की कई गलती है। इस हिसाब से ये रिपोर्ट दी गई है, उसे उस हिसाब से देखना चाहिए। पार्ट 1। पार्ट 2, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को और फर्दर टाइम दिया है कि आप आपका इन्वेस्टिगेशन जो आप कर रहे हैं, जो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं या जो आगे आप करना चाहते हैं वो आप कीजिए। हम आपको टाइम 14 अगस्त तक देते हैं, तब तक आपका रिपोर्ट आप दे दीजिए। अब उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सेबी, आज तो एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, सेबी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो अपने हिसाब से कर रही है, कुछ मिलेगा तो वो रिपोर्ट भी सेबी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लेस करेगी। सो आज के हिसाब से जो एक्सपर्ट कमेटी ने देखा है, बेस्ड ऑन द डिटेल्स विच वर अवेलेबल विद देम, उसके हिसाब से उनको ऐसा लग रहा है एक्सपर्ट कमेटी को कि उसमें कहीं गलती ग्रुप की उनको दिखती नहीं है। ये है नतीजा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फौरी तौर पर आप कह रहे हैं एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाकर दी सुप्रीम कोर्ट को, फिलहाल उस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस रिपोर्ट में अभी फिलहाल उस तरह की स्थिति नहीं दिखती है, वो एलिगेशन जो लगाए गए हैं वो इस रिपोर्ट के हिसाब से नहीं दिखती है। बाकी 3 महीने का जो एक्सटेंड किया गया है कि सेबी अभी एक और रिपोर्ट देगी, उसके बाद जो होगा वो फैसला सुनाएगी। ठीक है सर। और ये जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, ये भी जब कोर्ट अभी समर वेकेशन आज से शुरू हुआ है, उसके बाद जब जुलाई में हियरिंग होगी तब ये रिपोर्ट रखी जाएगी और उस पर डेलिब्रेशन होगा। बट आज अगर अपने इस रिपोर्ट के बारे में जाने तो इतना मिनिमम का है कि इसके अंदर जो 3 मुद्दे जो थे उसमें हमें नहीं लग रहा है, बेस्ड ऑन एविडेंस और पेपर जो हमारे पास है उसके हिसाब से। ठीक है, हमारे साथ महेश वर्मा जी भी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके बाद राजेश जी स्टूडियो से जल्दी से बताइए। देखिए, जो कांग्रेस प्रवक्ता ने जिस तरह से एक माहौल और मजाक बना दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है या जो रिपोर्ट है या प्राइमरी फेसी जो दिखाई दे रही है उसके बारे में, वो जिस तरह से पहले सत्र में आपके वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है इस चीज को करने वाला, सुप्रीम कोर्ट बड़ी लिमिटेड जांच कर रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट कोई कांग्रेस की मिल्कियत है क्या? ये देश जो है कांग्रेस चलाएगी क्या? और सवाल यह है कि अगर इसमें
आपने देश के पार्लियामेंट का समय बर्बाद किया, करोड़ों अरबों रुपया पार्लियामेंट का स्वाह हुआ। उसके बाद जितने लोगों के शेयर मार्केट में पैसे लगे हुए थे वो सारे स्वाहा किए। और ऐसे लोग इतने, उसके बाद भी देखिए कि इनकी हिम्मत देखिए कांग्रेस प्रवक्ता की, अगला ये कह रहा है कि भाई ऐसे सवाल खड़ा करने वाले आप होते कौन है और ऐसी सवाल को पूछने वाले आप होते कौन है। और सुप्रीम कोर्ट का मजाक और माहौल आपके टीवी पे आके आपके पास कोई कॉन्क्रीट तथ्य हो तो बोलिए शर्मा जी। ये हमें कोसने का काम तो रोज दिन में 36 बार करते हैं, हमारे नाम पे तो रोते ही रहते हैं आप दिन भर। कोई ठोस तथ्य हो तो बताइए शर्मा जी। ये हमारे नाम पे रोते रोते आपको 9 साल हो गए, जो है जो पढ़ के 9 साल से आप सिवाय हमें कोसने के कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी सारे शॉर्टफॉल, सारी कमियां, आपका सारा फेलियर, आप चाहते हैं कि देश की जनता केवल हमें कोसने के नाम पे आपको माफ कर दे। जो राहुल गांधी ने राफेल में बोला था, राहुल गांधी जी इस पूरी जांच में कहीं नहीं है, इस जांच में सेबी है, राहुल गांधी है, इसमें अब कोई शक नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि इमीडिएट राहुल, ठीक है सिंघी जी के पास चलेंगे, ठीक है आप लोग जवाब ले लेते हैं। सिंघी जी, संदीप सिंघी जी, एक पक्ष पूरा कह रहा है सर, हालांकि ये बहुत पॉलिटिकल सवाल है और आप लॉयर हैं, एक पक्ष यानी कि विपक्ष ये कह रहा है, सिंघी जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हों, संदीप सिंघी जी, एक पक्ष ये कह रहा है जो कि विपक्ष है, वो ये कह रहा है कि लगातार एक पूरा कुनबा है जो कि अडानी को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप खुद लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और हियरिंग के समय में उम्मीद करती हूं कि आप वहां जरूर होंगे। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कोई एक पक्ष है जो अडानी को बचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर हमें अपने देश के कानून पे भरोसा करना चाहिए? सर सबसे पहले संदीप सिंह जी, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं पॉलिटिकल पे आंसर नहीं दे पाऊंगा। मैं खाली इतना कहूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये इश्यू अपने हाथ में लिया है, उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी बिठाई है, उनकी रिपोर्ट आई है। आज जब रिपोर्ट आई है तो उसके अंदर जो भी निकल के बाहर आया है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए और देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ दैट्स इट। ठीक है, जांच एजेंसियां सर देश की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, आप हाथ उठा रहे यश जी, वो कह रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जिस पर हम सब का भरोसा है, फौरी तौर पर भी अगर कोई रिपोर्ट सामने आती है, अगर कोई जजमेंट सामने आता है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यश? प्रीति जी, हम सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं इस जांच कमेटी का स्कोप ऑफ भैया अभी प्रोब है, आप बोले हो। अरे राजेश शर्मा, ठीक है, आप जांच कमेटी पे सवाल उठा रहे हैं, ठीक है सिंघी जी, अगर हमारे जांच कमेटी पे सवाल उठा रहे हैं? नहीं, जांच कमेटी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस जांच कमेटी का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, इसके सवाल लिमिटेड हैं और इनकी खुद की रिपोर्ट में सिंस नो डेफिनेटिव कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इट हैज, द कमिटी कंक्लूड्स दैट देयर हैज नो लेजिस्लेटिव रेगुलेटरी फेलियर, यानी कि इनके पास कोई डेफिनेटिव कंक्लूजन इस समय नहीं है। यही हमारा सवाल है, इसी के लिए हम जेपीसी की मांग। ठीक है राजेश जी, जल्दी से राजेश जी, जल्दी से। हाँ, प्रमाण जो इस बात का आता है कि हमसे यहाँ पर सामने आने के लिए अडानी ग्रुप का प्रवक्ता नहीं है, कि बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर सिंघी जी, संदीप सिंह, हाँ महेश जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही महेश जी की। महेश जी है हमारे साथ? कभी सुप्रीम कोर्ट में कभी जाके आपने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट आप बड़ा लिमिटेड स्कोप की जांच कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट आपको कुछ ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है संदीप सिंह जी, क्योंकि एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हमारे साथ है। संदीप जी से एक जवाब ले लेते हैं पहले। हाँ, बेकार की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बेकार की बात। संदीप जी से एक बार जल्दी से, संदीप जी मैं जानना चाहूंगी आपसे। ठीक है संदीप, एक सेकंड, ठीक है, आप जांच एजेंसियों पे, क्या जांच एजेंसियों पे सवाल उठाए जा सकते हैं? जो कमेटी बनी थी, एक सेकंड महेश जी, क्या जो कमेटी बनती है क्या उस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं? एक सेकंड महेश जी, ठीक है महेश जी रुक जाइए। जो जांच कमेटी बनी है, जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है, यश का कहना है कि जांच कमेटी में कौन लोग हैं जिन्होंने रिपोर्ट सौंपी है, उस पर भी सवाल है। नहीं, ये सवाल नहीं है मैडम हमारा। हाँ, नहीं, ये हमारा सवाल ठीक है, आपका सवाल गलत है। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, उस कमेटी का स्कोप लिमिटेड है और क्या लिमिटेड है, क्या करना चाहिए? अरे रुक जाइए, वर्मा जी के बीच में ही सवाल पूछ लीजिए। हाँ, मेरा रिक्वेस्ट, एक तो बीच में बिना किसी बात के आप आ जाते हैं। 9 साल से आप लोग हमारे नाम पे रो रहे हैं अपने फेलियर्स को लेकर, अभी पूरी बात सुनिए। अच्छा ठीक है संदीप जी, पहले सवाल ले लेते हैं। संदीप जी प्लीज, महेश जी प्लीज एक बार सवाल ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं आप? सवाल यश?
यश देखिए, हम ये कह रहे हैं कि इस कमेटी ने इस समय जो जांच रिपोर्ट दी है वो इंटरिम है, जैसा विश्लेषक जी ने कहा। हाँ। अब उसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है, वो सिर्फ एक कुछ हद तक कुछ लिमिटेड एस्पेक्ट्स में है, पूरी जांच नहीं है वो। हाँ। और विश्लेषक जी क्या खुद कह रहे हैं limited इंटरिम है, और हम ये कह रहे हैं कि यदि क्या अडानी limited ग्रुप है ये बताओ इतना ना। ही ठीक है। सीधा काम कर रहा है, हाँ। तो जेपीसी की मांग क्यों नहीं मानते? ठीक है, दूसरी संदीप जी, बात, अडानी ग्रुप का प्रवक्ता यहाँ क्यों नहीं है? भाजपा वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्यों लगे हुए हैं अडानी को बचाने के चलिए, लिए? आपके लिए अडानी ग्रुप का प्रवक्ता लेके आएंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ एडवोकेट हैं, शर्म करो भगवान थोड़ा करे सा भी, कभी ये अडानी जी अरे का शर्म प्रवक्ता आप भी कीजिए, जल्दी से महेश संदीप शर्मा सिंह जी। जी। थोड़ा अच्छा संभालिए, ठीक है, मैडम जी, एडवोकेट है आप हमारे साथ। अरे शर्म एडवोकेट, आप लोगों को अरे होती ठीक तो है, आपका हमारे पास प्रवक्ता एडवोकेट है, कभी भगवान उनकी की तो इज्जत कर बताता। लीजिए प्लीज। कुछ अगर आता जाता एक सेकंड महेश जी, आपको महेश शर्म आपको महेश जी, नहीं एक सेकंड प्लीज, ऐसे मत कीजिए, इज्जत कर लीजिए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बैठे हैं, उनसे ज्यादा बड़ा और कौन हो जाएगा? बोलिए सर, क्या कह जो यश श्रीवास्तव जो कह रहे हैं उससे कितना कानून ताल्लुक और रखते हैं आप? संविधान भी कोई चीज है एक सेकंड संदीप जी, महेश जी बोलिए। 9 साल से समझा रहे हैं हम आपको, 9 साल से हम यही समझा रहे हैं आपको। महेश जी बोलने दीजिए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को। बोलिए संदीप जी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये इश्यूज के ऊपर आप जांच करेंगे। वो इश्यूज को लेके एक्सपर्ट कमेटी ने बेस्ड ऑन एविडेंस एंड डिटेल्स लेके आज वो रिपोर्ट जारी किया है। फिर ये कहना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी को लिमिटेड किया था, ये गलत होगा। जो इश्यूज के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको जांच करने की बोली थी, वो एक्सपर्ट कमेटी ने की है बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड पेपर्स विच वर अवेलेबल विद देम। उसके हिसाब से आज ये रिपोर्ट आई है, उसे उस हिसाब से देखना चाहिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना पड़ेगा। राजेश जी जल्दी से अगर कुछ कहना चाह रहे हो, जल्दी से राजेश जी। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और डिबेट पे जाऊं उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद मामला, एलजी से मिलने पहुंचे दिल्ली के सभी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू न करने पर मुलाकात हो रही है। पोस्टिंग का जो विवाद है लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, उनसे मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में जितने भी अधिकारी हैं वो सीधे आम आदमी पार्टी के हवाले में होंगे, उनके अंडर में काम करेंगे। लेकिन अब इस मांग को लेकर के तमाम जो हमारे जो नेता है वो सीधा सुप्रीम एलजी के पास पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे साथ नमित त्यागी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जल्दी से नमित त्यागी के पास चलेंगे। नमित त्यागी, और नमित त्यागी हमारे साथ पैज हैं। जल्दी से नमित त्यागी, आम आदमी पार्टी कवर करते हैं। नमित, क्या एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला जो होगा वो अंडर मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसके अंडर में होगा, लेकिन आज अचानक से क्या हुआ कि तमाम जो लोग हैं आम आदमी पार्टी को पहुंच गए एलजी के घर के बाहर? देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो सर्विसेज विभाग के सेक्रेटरी हैं आशीष मोरे, उनको हटाया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से, और उसकी फाइल 2 दिन पहले एलजी के पास भेजी गई थी। लेकिन 2 दिन के बाद भी एलजी की तरफ से उस फाइल को वापस नहीं किया गया था। और उसके बाद बावजूद, अगर हम आज सुबह बात करें तो सौरभ भारद्वाज ने एक पत्र भी एलजी हाउस को लिखा था, लेकिन बावजूद उसके कोई रिप्लाई नहीं आया। जिसके बाद दिल्ली सरकार के लगभग सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो एलजी हाउस के बाहर बैठे हैं और सवाल पूछ रहे हैं एलजी से कि आखिर अब तक क्यों जो है वो क्यों उनकी फाइल का जवाब नहीं दिया गया है। बातचीत करते हैं, सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। सौरभ जी, 2 दिन पहले आपने फाइल भेजी थी, अब तक वापस नहीं हुई है, और अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है उसमें कहा है कि केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून ला सकती है जिससे ये अधिकार जो है वो छीन भी सकते हैं। देखिए, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे काफ़ी जो है केंद्र सरकार और एलजी साहब जो हैं वो नर्वस हैं, काफ़ी परेशान हैं, तिलमिलाए हुए हैं, और अब वो एक षड्यंत्र कर रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट को पलट दिया जाए, किसी तरीके से उसको पलटा जाए। और उसके अंदर जैसे पहले भी इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाए थे, पहले एक ऑर्डर लाए थे, उस ऑर्डर को फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो गैर संवैधानिक है। सुनने में आ रहा है कि अब केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश कर रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बाईपास किया जाए। मगर आज की तारीख में एलजी साहब जिस तरीके से फाइल के ऊपर बैठे हैं, जिस तरीके से 8 दिनों से एक ट्रांसफ़र को रोका जा रहा है, साफ बात है कि एलजी साहब और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं।
क्या एलजी की तरफ से अभी कोई वक्त दिया गया है आप लोगों को मिलने के लिए? अभी कोई बताया नहीं कि अभी कुछ बताया नहीं गया। गोपाल राय जी भी हमारे साथ हैं। गोपाल जी, किस तरीके से माने इसको, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर कोई जो है ये जो फाइल आप भेज रहे हैं वापस नहीं कर रहे हैं एलजी, क्या माना जाए इसको? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसकी भी अवमानना की जा रही है? नहीं, निश्चित रूप से ये तो सबको दिख रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उस फैसले के बावजूद भी चुनी हुई सरकार के निर्णय को जिस तरह से अवमानना किया जा रहा है। एलजी साहब 2 दिनों से फाइल को लेकर बैठे हुए हैं और ये चारों तरफ संदेश दिया जा रहा है कि मंडे तक हम ऑर्डिनेंस ला करके इसे बदल देंगे, इसलिए किसी बात को चुनी हुई सरकार की सुनने की जरूरत नहीं है। तो ये तो एक दुखद स्थिति है दिल्ली के लिए। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं उपराज्यपाल सचिवालय के बाहर। तमाम जो दिल्ली कैबिनेट के मंत्री हैं वो सड़क पर बैठ गए हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसकी अवमानना क्यों की जा रही है, क्यों जो फाइल है वो वापस नहीं भेजी जा रही है। आतिशी जी, आखिर आगे क्या, क्योंकि आप लोग अब बाहर बैठ गए हैं लेकिन अभी तक अंदर से कोई मिलने का वक्त नहीं दिया गया है, आगे क्या रणनीति? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब, जब दिल्ली की पूरी कैबिनेट बाहर बैठी हुई है तो एलजी साहब जरूर मिलने का समय देंगे, क्योंकि आखिरकार उनकी जिम्मेदारी है चुनी हुई सरकार के निर्णयों को मानना। तो अगर उस पर हम कुछ चर्चा करने आए हैं तो एलजी साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमसे मिलें, हमसे बात करें और जल्द से जल्द दिल्ली सरकार की फाइलों पे साइन करें। अगर यहाँ पर भी समय नहीं मिला तो आगे की क्या रणनीति, क्या प्लान है? हम इंतजार कर रहे हैं कि वो हमें समय देंगे। देखिए प्रीति, दिल्ली सरकार की जो पूरी कैबिनेट है वो यहाँ पर बैठी है एलजी दफ्तर के बाहर और सीधे तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसका पालन नहीं कर रहे हैं एलजी। इस तरीके से बड़ा आरोप जो है वो दिल्ली के मंत्री भी लगा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले फाइल भेजी गई थी लेकिन उस फाइल का जवाब अब तक नहीं आया है और इसको लेकर सुबह सौरभ भारद्वाज ने खुद एक लेटर भी लिखा था, लेकिन उस लेटर का ठीक है। अब नमित, एक बात और जो यहाँ पर पूछनी होगी कि जैसा कि अभी सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें कहीं से खबर मिली है कि शायद केंद्र सरकार की तरफ से एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा और उसके वजह से रद्द किया जाएगा। सुनी सुनाई बातों पर क्या आम आदमी पार्टी इस वक्त ये वहां पर पहुंच गई है ताकि एलजी का घेराव करे और साथ ही ये कहे कि हम लोगों ने सुना है कि आप लोग ऑर्डिनेंस लेके आएंगे और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुनाया है इसको अब साइडलाइन करेंगे। सुनी सुनाई बातों पर कैसे, क्या प्रूव है उनका कि केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आएगी? दरअसल इस बात को खुद जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री है सौरभ भारद्वाज ने इसलिए भी कहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट करा है। लेकिन सबसे अहम बात यह भी है इसमें प्रीति कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था, क्योंकि जो अधिकारों की लड़ाई को लेकर ये मामला है ये नया नहीं है, काफी पुराने सालों से ये मामला चल रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्लियर कर दिया कि दिल्ली के अंदर पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन को छोड़कर, इन 3 विषयों को छोड़कर बाकी जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार के पास रहेंगे। लेकिन उसी दिन, जिस दिन ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसी दिन शाम को जो सर्विसेज विभाग के सेक्रेटरी हैं आशीष मोरे, उनको हटाने का आदेश दिया गया था। लेकिन बावजूद उसके अगले 2 दिन तक आशीष मोरे सचिवालय नहीं पहुंचे, वो गायब रहे। जिसके बाद जो उनको हटाने की फाइल थी वो एलजी के पास भेजी गई, एलजी की तरफ से उस फाइल को वापस नहीं किया गया। लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि क्या ये बात कहां से निकल कर आई है कि केंद्र सरकार कोई कानून ला सकती है, हालांकि उनसे फिर से एक बार जानने का प्रयास करते हैं। गोपाल जी, एक सवाल मेरा होगा, क्योंकि आप लोग जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कोई कानून ला सकती है, अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है, ये कहां से आई है बात? क्या आप लोगों को कैसे, क्यों लग रहा है? नहीं, ऐसी बातें चारों तरफ फैलाई जा रही हैं सचिवालय के अंदर, वहीं से बात लग रही है, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है ना कि आखिर एलजी साहब फाइल लेके क्यों बैठे हुए हैं। कोई तो वजह होगी, कोई तो पीछे का प्लान बन रहा होगा। उसमें ये बात आना कि मंडे को आएगा तब तक जो है मतलब बात ना सुनो, तो इसलिए फाइल बैठे क्यों है? क्या कोई प्रूफ या फिर किस वजह से आपकी बात, थोड़ा हम तो बात करने आए हैं, हम तो बात ही करने आए हैं कि भाई क्या वजह है, ऐसी बातें चल रही हैं, तो एलजी साहब तो बताएंगे कि फाइल लेके क्यों बैठे हुए हैं। तो देखिए, सीधे तौर पर वही बात को पूछने के लिए एलजी दफ्तर पर तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो पहुंचे। नजर बनाए रहिए, बहुत महत्वपूर्ण था, नजर बनाए रखिए और देखिए क्या कुछ चलेगा अभी वहां पर, और पल पल की अपडेट हमें देते रहिएगा। कुछ भी बड़ा होता है तो हमें बताइएगा। फिलहाल वापस लौटेंगे, हमारे पास तमाम मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। एक बार फिर से वापस चलेंगे अपने डिबेट की ओर और हर्ष लगातार हाथ उठा रहे हैं, हर्ष श्रीवास्तव, एक बार जल्दी से उनके पास चलेंगे। हर्ष, और हमारे साथ नए मेहमान जैन गुप्ता जी जुड़ गए हैं, एक्सपर्ट हैं फाइनेंशियल के और ऐसे में इन्वेस्टर्स एक्सपर्ट हैं। तो जल्दी से पहले यश श्रीवास्तव अपनी बात रख लें, उसके बाद फिर जैन गुप्ता जी के पास चलेंगे। प्रीति जी, मैं एक बार हिंदी में दोहरा देता हूँ।
तो आप इंग्लिश में कब बोल रहे थे, मतलब क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में? अभी पहले मैं जो आपको एग्जैक्ट बता रहा था वो इंग्लिश में ही बोल रहा था मैं, तो मैं यहाँ पे कुछ लोगों की सहूलियत के लिए हिंदी में बोल देता हूँ। हाँ। ये सेबी की रिपोर्ट के ही एग्जर्प्ट्स हैं। सेबी इस बात को अभी खुद पूरी तरह इस पर संतुष्ट नहीं है कि जो संबंधित एफपीआई हैं उनके कंट्रीब्यूटर्स अडानी से लिंक्ड नहीं है। ये खुद सेबी की रिपोर्ट में लिखा है पेज 106 पे। इसका मतलब वो हमारा जो सवाल है वो अभी भी वहीं का वहीं है कि 20,000 करोड़ किसके हैं। हाँ। दूसरी बात, एलआईसी इसका सबसे बड़ा खरीदार था अडानी सिक्योरिटीज का। हाँ। जिस समय एलआईसी ने लगभग 5 करोड़ शेयर खरीदे, उस समय इस शेयर की प्राइस 1,000 से करीब करीब 4,000 की ओर बढ़ रही। तो एलआईसी किसके हक में ये शेयर्स खरीद रहा था, ये भी हमारा सवाल वहीं का वहीं। ठीक है, हम इस सवाल का जवाब लेंगे जयंत गुप्ता जी से। उससे पहले राजेश जी बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं कुछ कहने की, जल्दी से राजेश जी के पास, उसके बाद जयंत गुप्ता जी के पास, जल्दी से। एक बेसिक चीज मैं कह दूंगा, अभी मैंने एलआईसी की तो बड़ी अच्छी से क्लैरिटी दी कि 1,000 रुपए में शेयर खरीद रहे थे, बाकी उन्होंने 1400, 1500, 1700 में किया। आज भी 1900 का शेयर है, तो एलआईसी फायदे में नंबर 1, लोगों को बरगलाए नहीं। सबसे बड़ी चीज है ये जो देश के आम जनता जिसने पैसे लगाए थे उनको जो नुकसान हुआ है, आज वो देश के अगेंस्ट षड्यंत्र किया था और कमाई किसको हुई? हिंडनबर्ग को हुई, बाहर की कंपनियों को हुई। क्या उनके साथ कांग्रेस और ओपोजिशन खड़ी होगी कि देश की जनता के साथ खड़ी होगी जिनको ये नुकसान हुआ है, जिनका फायदा वो लेकर के गए हैं और देश की जनता को ठगा है, देश की जनता को बहुत गहन नुकसान पहुंचाया है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर मैं आपको बता दूं 60 लाख शेयर होल्डर को नुकसान हुआ है और हिंडनबर्ग को फायदा हुआ है। तो आज ये ऑपोजिशन उस हिंडनबर्ग के साथ खड़ी है, ना कि देश की जनता के साथ खड़ी है, और वो ये बोल रही है कि हिंडनबर्ग जिसने फायदा कमाया और देश की जनता को नुकसान हुआ है उसको अप्रोव किया जाए। उसने क्यों ऐसा किया है? उसके ऊपर में आज 21 आपराधिक मामले ऑलरेडी हैं और वो एक ऐसी संस्था है, आज सारी की सारी संस्थाएं क्या वो उनसे मिली हुई है? ये जो अपोजिशन के लोग हैं, देखिए देश की शेयर होल्डर्स को लूटा है या नहीं लूटा है? शेयर होल्डर्स के साथ मजाक आपने किया है, आप उनके विरुद्ध खड़े हो। शॉर्ट सेलर्स ने मुनाफा कमाया है कि नहीं? आप शॉर्ट सेलर्स के साथ खड़े हो, जिन्होंने देश के जनता को लूटा, आप उसके साथ खड़े हो। आपकी कितनी बातें की, हवाई की, मन घड़त की, मजाक बना रखा है कानूनी प्रक्रिया का। और ये प्राइमा 2.5 लाख करोड़ का कैप लूज हुआ है एक साल में। हिंडनबर्ग की आप कह रहे हो, एक साल में 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप लूज हुआ है। आप कौन सी दुनिया में है? पूरा एरिया काहे का विश्लेषण है आपका? हिंडनबर्ग ने 3 बात उठाई थी, 3 बात हिंडनबर्ग की बातों को छोड़िए, एलआईसी ने 2.5 लाख करोड़ खोया है। ये जनता का पैसा कहाँ गया? नहीं है, ये तीनों ही बात क्या मजाक बना रखा है आपने? कोर्ट को बोला गया था कि ये जो 6 लोग सुप्रीम कोर्ट को जो बोला गया था उसकी पूरी विवेचना यहाँ हो चुकी है और चेक करके आपने एलआईसी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। आप एक और ठीक है जयंत गुप्ता जी, नहीं चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत प्लीज, चिल्लाइए मत, चिल्ला के नहीं प्लीज चिल्लाइए मत, प्लीज चिल्लाइए मत। राजेश जी, यश जी, प्लीज आप लोग समझदार होंगे, चिल्लाइए मत, किसी को समझ में नहीं आएगा। जयंत गुप्ता जी इन्वेस्टर्स एक्सपर्ट के तौर पर आप हमारे यहाँ पे हैं, ऐसे में जयंत गुप्ता जी आप बताइए, जैसा कि यश कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी कह रहा था जब बजट सेशन था तब लगातार कह रहा था कि इन्वेस्टर्स के पैसे जिन्होंने अडानी पर भरोसा करके लगाया है वो इस रिपोर्ट के बाद डूब जाएगी। और अब सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट के बाद आपको क्या लगता है जो स्टेटमेंट पहले दिए गए थे विपक्ष के द्वारा, क्या वो अभी भी लागू होगी? सर समझाइएगा प्लीज। सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, बिल्कुल, तो जो भी राजनीतिक लोग यहाँ बैठे हैं मेरे बीच में ना बोले, क्योंकि मैं बिल्कुल एक एज ए इंडिपेंडेंट आदमी पूरी चीज को करूंगा। ठीक है सर, बोलिए। देखिए सवाल यहाँ कितने सारे सवाल थे। सवाल जो हिंडनबर्ग ने उठाए थे, तो पहला तो मैं ये बोलूंगा कि जितनी भी चीजें हिंडनबर्ग ने लिखी थी वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थी, चाहे शेयर होल्डर्स के बारे में हो, क्योंकि हमारी कंपनी ने 2019-20 में भी ये सवाल उठाया था कि ये सारे शेयर होल्डर कॉमन क्यों हैं। तो इसका मतलब है वो सारी इंफॉर्मेशन जो थी पब्लिक डोमेन में थी। शेयर प्राइस 5 रुपए से 5,000 हुआ या 100 से 10,000 हुआ, ये कोई भी नहीं बता सकता है कि क्यों हुआ, वेदर इट इज जेन्युइन और नॉट। अब उसमें एक सवाल आता है कि क्या शेयर प्राइस मैनिपुलेटेड था? तो वो कमेटी ने बिल्कुल साफ लिखा है कि सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से, इन्वेस्टिगेशन हिसाब से
कोई भी मैनिपुलेशन नहीं पाया गया। जनरली शेयर प्राइस दो वजह से बढ़ता है, एक तो मैनिपुलेशन से बढ़ता है कि हम और आप मिलकर मैनिपुलेशन करके शेयर को 1 रुपए से 1000 रुपए लें, जैसे कई शेयरों में होता है। लेकिन दूसरा शेयर प्राइस कैसे बढ़ता है, जब इंसान को ये लगता है कि आगे चल के ये बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे एक प्लांट आपने लगाया, आज प्लांट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कल अगर उसमें 5000 आम होंगे तो आप उसका वैल्यू 5000 आम के बेसिस पे करेंगे। तो अडानी के केस में इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था कि प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन का एंड प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट का बहुत अच्छा था, और जो उनके आगे के प्लान थे, तो उस चक्कर में यूफोरिया था मार्केट में। वेदर वो सही था या गलत था ये मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि अगर मुझे मालूम होता तो मैं सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता था। लेकिन वो यूफोरिया की वजह से शेयर बढ़ा। अब शेयर गिरता क्यों है? शेयर गिरता 3-4 वजह से है। एक तो कि भाई कंपनी के रिजल्ट खराब आ गए, या कंपनी के प्रमोटर को कुछ हो गया, या कोई रेगुलेटरी एक्शन हो गया। दूसरा, कोई निगेटिव न्यूज आ गई, जैसे वेदांता के केस में आई थी कि ट्यूटिकोरिन प्लांट बंद हो गया पॉल्यूशन की वजह से। तीसरा होता है कोई रॉन्ग निगेटिव न्यूज आ जाए। अब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, इट इज ए क्रक्स ऑफ थोड़ा सा निगेटिव न्यूज विच इज क्रॉनिकल, जो आज से 5 साल पहले से न्यूज़पेपर में छप रहा था, उसका क्रॉनिकल था। अब सवाल क्या है कि लोग बोलते हैं कि हिंडनबर्ग ने ऐसा किया, तो हिंडनबर्ग का तो बिजनेस ये है। हिंडनबर्ग कैसे ऑपरेट करता है, या तो उसको कुछ इन्वेस्टर अप्रोच करते हैं कि आप इस चीज पे स्टडी करके रिपोर्ट निकालो, और फिर जब इस हिंडनबर्ग किसी नतीजे पे पहुंचता है तो पहले वो शॉर्ट करते हैं, फिर हिंडनबर्ग रिलीज करता है रिपोर्ट। और या कई बार हिंडनबर्ग इन्वेस्टर्स को अप्रोच करता है। तो हिंडनबर्ग ने तो अपना बिजनेस किया, लेकिन सवाल हमारा ये है कि हमारे यहाँ जो हम लोगों ने बिहेवियर किया, क्या ये सही था? अब इसको मैं कई पहलुओं से एग्जामिन करता हूँ कि आप एक न्यूज चैनल में काम करती हैं जी। आपके न्यूज चैनल में 500 एम्प्लॉई हैं। ना अगर कोई मैं गलत न्यूज आपके न्यूज चैनल के बारे में फैलाऊं, तो आपके एम्प्लॉइज के ऊपर क्या रिएक्शन होगा? जी बिल्कुल। आप लोग घबराएंगे कि कल को मेरी चैनल चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं दूसरी जगह नौकरी ढूंढूं कि नहीं ढूंढूं। हाँ। तो अडानी के पास इतनी सारी कंपनी में लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं, तो आपने उनके ऊपर हिट किया। हाँ। पहली बात। हाँ। दूसरी बात, हम ये बोल रहे थे कि सारे लोग बोल रहे थे कि हमको ये चिंता है शेयर होल्डर का क्या होगा। हाँ। अब आप ये बताइए कि अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नॉर्मल कोर्स आती तो इतना कोई रिएक्शन नहीं होता, बट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट टाइम थी इंडिया के बजट सेशन के लिए और अडानी के एफपीओ के लिए टू कॉज मैक्सिमम डैमेज। अब उसमें हमने आग में घी डालने का काम किया कि जितने पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया। अब मेरा सवाल, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उनसे ये है, आप बोल रहे थे कि आप शेयर होल्डर के हित के बारे में बात कर रहे हो, बट आपने तो उनके अगेंस्ट किया, क्योंकि आपके आग में घी डालने से शेयर का फॉल ज्यादा हुआ। तो आपको ये सोचना, आपकी पॉलिटिकल फाइट आप करिए, जितना भी करिए, जितनी भी दुनिया में कीजिए, लेकिन आप अपने ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी को, क्योंकि उसमें जो अडानी के एम्प्लॉयज हैं, शेयर होल्डर हैं, वो कांग्रेस के भी वोटर होंगे, बीजेपी के भी होंगे, टीएमसी के भी होंगे। इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। यश श्रीवास्तव बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है जयंत गुप्ता जी ने, जो कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सही कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर होता है वो बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, आम आदमी पार्टी का नहीं होता है। वो अपने फायदे के लिए इन्वेस्ट करता है, अपनी सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्ट करता है। इस तरह की खबरों से न सिर्फ देश के लिए, बाकी वो लोग जो विश्वास करके इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी एक तरह का झटका लगता है। इस पर क्या कहेंगे आप यश श्रीवास्तव? इस पर मैं ये कहूंगा, गुप्ता जी बिल्कुल वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब किसी कंपनी का शेयर, आप जरूर कहिए मेरे खिलाफ अगर मैंने गलत बोला हो बॉस। नहीं सर, मैं यहाँ पे व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करता हूँ, लेकिन देखिए, जब कोई कंपनी के शेयर बाजार में आते हैं तो जैसा गुप्ता जी ने कहा, वो विश्वास के दम पर उनका चढ़ना बढ़ना गिरना सब कुछ होता है। अब अडानी के मामले में जिस तरीके से सरकार ने, भाजपा ने और तमाम विश्लेषकों ने जिस तरीके से अडानी को प्रमोट किया, जिस तरीके से एलआईसी का पैसा साइफन किया, उसी का नतीजा है कि अडानी बिना किसी इनोवेशन के, बिना किसी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज के आगे बढ़ते चले गए। कोई टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है, कोई नया आविष्कार नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी में उनका कोई घुसपैठ नहीं है, लेकिन वो संसार के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। तो ये झूठा विश्वास किसी ने जनता के बीच में अडानी ग्रुप के लिए पैदा किया।
और ये झूठा विश्वास यदि आज हम विरोध ना भी करें तो भी एक समय तक ही चलेगा। लेकिन वैल्यू से मैं कह रही हूँ किसी भी स्टॉक, आप LIC की बात कर रहे थे, मैं कह रही हूँ किसी भी स्टॉक के बारे में जब आप बात करते हैं उसके पास्ट वैल्यू को देखते हैं, फिर प्रेजेंट वैल्यू को देखते हैं। पास्ट वैल्यू LIC का तकरीबन 42,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन आज LIC का जो कॉस्ट वैल्यू है वो तकरीबन 31,200 के आसपास है। ऐसे में तो ग्रोथ ही हुआ है ना। कहाँ आप LIC को कह रहे थे उस समय कि डूब जाएगी? नहीं, एक साल पहले जब LIC का IPO आया था तो फाइनली लिस्ट होते समय करीब 9% के डिस्काउंट पे 950 रुपए के करीब अडानी के बाद की बात करें। अरे विश्लेषक जी जरा चुप रहिए। अरे अडानी के बाद की बात करें, लोग को गुमराह ना करें। LIC की बात यहाँ पे एंकर ने उठाई है, मैंने नहीं उठाई है। आप क्लियर करें, थोड़ा सुनना सीखिए, बीच में मत कूदिए। IPO आया और अडानी जो हुआ, अरे IPO पिछले साल लिस्ट हुआ है, 9% के डिस्काउंट पे प्राइस खुली थी उसकी, जो आज 567 रुपए थी 17 तारीख को। LIC की बात मत करो, अडानी की करो। अडानी जब खुला उस अडानी से इतना क्या लगाव है आपको? 2023 इतना लगाव क्यों है आपको अडानी से? देश की अडानी से आपको लगाव क्यों है विश्लेषक महोदय? देश की जनता को नुकसान आप देश की जनता से धोखा कर रहे हैं। जनता को अडानी से इतना लगाव क्यों? 20,000 करोड़ किसके हैं? एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कि आपके कहने पे शेयर ज्यादा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप जनता को नहीं समझने देना चाहते? जयंत गुप्ता जी, नहीं पर्सनलाइज कीजिए प्लीज, भरोसे में रहे प्लीज। बार बार कहा गया कि शॉर्ट सेलिंग कंपनी पे भरोसा ना करें, कई बार कहा गया। कई ऐसे बड़े बड़े लोग भी हमारे, कई बार हमने जब भी डिबेट किया वो खुद आए और उन्होंने बोला कि बाहर के सबसे पहले कई पत्रकार थे वरिष्ठ, जिसमें KP मलिक PTI के थे, उन्होंने भी बोला कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इससे चरमरा सकती है, इसलिए ध्यान देने वाली बात है कि आप जब भी किसी रिपोर्ट को पढ़ते हो तो कम से कम उसमें भरोसा ना करें। जयंत गुप्ता जी जल्दी से, उसके बाद फिर महेश जी। जयंत गुप्ता जी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। आप ये देखिए कि LIC का टोटल एसेट अंडर इन्वेस्टमेंट कितने हैं। हाँ, LIC के टोटल एसेट अंडर इन्वेस्टमेंट है 40 लाख करोड़ से ज्यादा। और 40 लाख करोड़ में अगर 31,000 करोड़ LIC ने इन्वेस्ट किया था अडानी में, तो वो 1% से भी कम है। और मान लीजिए अगर वो 1% भी जीरो हो जाता है तो LIC की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए जो हमारे स्टेटमेंट थे कि LIC डूब जाएगा, दूसरा बोला गया कि स्टेट बैंक डूब जाएगा। क्योंकि मेरा स्टेट बैंक से नाता है, क्योंकि मैं एक्स एम्प्लॉय स्टेट बैंक का, तो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं ये आप अपने देश की इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि स्टेट बैंक अपनी ऑलमोस्ट 80 इयर्स हिस्ट्री में उनके पास क्या सिस्टम नहीं है कि इवेल्युएशन के कैसे इवेल्युएट करेंगे लोन को। और अच्छी तरह से आप देख लीजिए, एक भी पैसा स्टेट बैंक का या किसी बैंक का रिस्क पे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरे एसेट से कवर में है। दूसरा, उनके पास कैश फ्लो है जो लोन का रिपेमेंट के लिए है। तीसरी बात, ये मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, कोई भी बैंक मार्केट कैप के बेसिस पे प्रोजेक्ट के लिए लोन नहीं देता है। मार्केट कैप तो 100 रुपए भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। मार्केट कैप के वो सब देता है एसेट के। अब रहा एसेट की बात, अडानी के कोई भी एसेट फिक्सिशियस एसेट नहीं है। पोर्ट है, पोर्ट कोई लेके भाग नहीं सकता है। एयरपोर्ट कोई लेके भाग नहीं सकता है। पावर प्लांट कोई भाग नहीं सकता। तो एज लॉन्ग एज ये बिजनेस चलते रहेंगे। नहीं, नेगेटिव रूमर्स इतने उड़ाए गए, उसके कारण भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए, हाँ राजेश जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सिर्फ हिंडनबर्ग को भरोसा करके कांग्रेस और ऑपोजिशन ने जो बोला उससे शेयर ज्यादा गिरे। हाँ। जो कहीं 3800 से 2200, 2500 पे, 2400 पे रुक गए थे, वो 1000 रुपए तक पहुंच गए जब ऑपोजिशन बोलना चालू की। उसका नुकसान उनके चलते हुआ। स्टेट बैंक और LIC का जब स्टेटमेंट आया तो उसके बाद में उनका मार्केट कैप और गिरा। जो ये कह रहे हैं कि आज मार्केट गैप गिरा है, वो मार्केट गैप गिराने वाले ही ऑपोजिशन के लोग हैं और देश की जनता को जो नुकसान हुआ वो पहुंचाने वाले। महेश जी जल्दी से, महेश जी बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। महेश जी आवाज आ रही है? महेश जी, इस सुप्रीम ये 7वां पड़ाव है इस फरेब का, इसको नुकसान पहुंचाने का। इससे पहले में S&P, मूरी, RBI, SEBI और अब सुप्रीम कोर्ट।
ये 7 ऐसी संस्थाएं इंटरनेशनल, ऐसी 7 ऐसी संस्थाएं हैं, 3 देश की संस्थाएं हैं जो हिडनबर्ग के मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि टोटल साजिशन और ये पैसे कमाने के लिए और एक प्रकार से भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारी चीजें जो है इस तरह की रिपोर्ट तैयार की गई। अब सवाल है, ऐसे में भी अगर कांग्रेस के मित्र और कांग्रेस के नेता इसके समर्थन में खड़े हैं, बजाय कि इतना बड़ा नुकसान देश को किया गया, आर्थिक नुकसान, और इतना बड़े नुकसान के बाद कई बार लेकिन यश आपको कई बार ऐसा, जब बहुत सही कह रहे महेश जी कि क्या पता देश की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए भी ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी ने ये किया हो। आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? ना वो आपके घर की कंपनी है, ना आप उसको पर्सनली जानते हैं, फिर किसको पता है? सही बात है ना यश? भरोसा नहीं है, उन्होंने फायदा कमाया, देश के लोगों को नुकसान हुआ और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, मिली भी है। रोना बंद कीजिए, हम बताते हैं आपको। देखिए प्रीति जी, मैं कुछ फैक्ट्स यहाँ पे ले डाउन कर देता हूँ। समय कम है, जल्दी से फाइनल कमेंट पे जाना पड़ेगा। गुप्ता जी ने जो कहा कि कुल 1% से भी कम पैसा है, जो जीरो भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात तब मान्य होती जब शेयर मार्केट में इतना नुकसान ना होता और इसके कारण लोगों के जो प्रीमियम है वो ना बढ़ते। लोगों के प्रीमियम बढ़े हैं, मतलब कि वो 1% जो है वो फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, समय कम है। दूसरी बात जो उन्होंने बोला कि सिक्योरिटीज हैं वो पोर्ट हैं, पोर्ट कोई भाग नहीं जाएगा, तो पोर्ट्स अडानी के नहीं, पोर्ट्स पब्लिक प्रॉपर्टी थे जो कौड़ियों के भाव अभी तो आप लोग राहुल गांधी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि सारे पोर्ट्स अडानी को दे दिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो पोर्ट्स अडानी के नहीं थे। सरकार ने उठा के अडानी को बिल्कुल मुफ्त के भाव दे दिए। क्यों दिए वो भी एक सवाल है। चलिए फाइनल कमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। बार बार बीजेपी मेरी भी मजबूरी है, समझिए समय हो गया। देश की छवि के नाम पर रोते रहते हैं। ठीक है राजेश जी, पहले अपने हर फाइनल कमेंट राजेश जी। सर, हर पोर्ट ऑक्शन होके हुआ है, हाईएस्ट बिडर को दिया गया है। हाईएस्ट बिडर अगर अडानी होता आप रोक नहीं सकते। नंबर 1। नंबर 2, देश के व्यापारियों का विरोध करना बंद करिए। वो टैक्स देते हैं, वो CSR देते हैं, वो जॉब देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट देते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग देते हैं, वो GDP ग्रोथ देते हैं, और आप देश के व्यापारियों को विरोध करते हो और बाहर की संस्थाओं को और बाहर के रिपोर्ट वालों को। फाइनल कमेंट उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जयंत गुप्ता जी जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिएगा। कमेंट सीधा सा ये है कि मान लीजिए आप किसी 2 लोगों से एडवाइस लेते हैं। तो जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए, उसकी तस्वीर हमारे पास आ रही है। और जापान का दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री जापान के हिरोशिमा पर पहुंचे हैं। और आपको याद होगा कि हिरोशिमा वही जगह है जहां पर परमाणु हमला हुआ था, और ऐसे में प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। वहां जो लोग हैं, प्रधानमंत्री से वहां के लोग मिलने के लिए उनसे पहुंचे हैं, और प्रधान मोदी के नारे से पूरा का पूरा जो हिरोशिमा है वो गूंज रहा है। और बहुत भव्य तस्वीर और बहुत बड़ी तस्वीर आज दिन भर की प्रधानमंत्री मोदी की हिरोशिमा पहुंचे हैं। और ऐसे में जापान के दौरे पर प्रधानमंत्री, कहा जा रहा है G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने के लिए वहां पहुंचे हैं, और ऐसे में हिरोशिमा गए हैं। भारत के झंडे के साथ तमाम जो लोग हैं जो प्रधानमंत्री की एक झलक पा लेने को आतुर हैं। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री लोगों के बीच कोई प्रोटोकॉल नहीं, सीधे घुस गए हैं बच्चों के साथ भारत के झंडे को लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में बहुत बड़ी खबर और साथ ही बहुत बड़ी तस्वीर सुबह से लेकर अभी तक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शरीक होने के लिए जापान पहुंचे और ऐसे में हिरोशिमा पहुंचे हैं। हिरोशिमा आपको याद होगा, हिरोशिमा वही जगह है जहां पर एटम बम अटैक हुआ था। और ऐसे में ये जो है पूरा का पूरा जो दौरा है जापान में G7 का, वो आने वाले समय में भारत के लिए कितना सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण होगा, ये तो जो G7 से के मीटिंग के बाद जो निकलकर सामने आएगी उससे पता चलेगा। फिलहाल जो तस्वीर हमारे पास है वो दिन भर की बड़ी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा पहुंचे। छोटे से आपने देखा लगातार कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर हैं, और साथ ही आपने देखा कैसे आज अडानी ग्रुप, जो कि लगातार एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग के द्वारा टारगेट की जा रही थी और कहा जा रहा था कि इस पर जांच हो, तमाम तरीके की बातें हुई। जो विपक्ष था वो भी आपने देखा कि कैसे संसद भवन में अडानी के मामले को लेकर पूरा बजट सेशन ही नहीं चला। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमें फिलहाल किसी भी तरह जो जांच कमेटी है जिसने रिपोर्ट सौंपी है उसमें किसी भी तरह की इस तरह की घटना हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। फिलहाल सेबी को 3 महीने के लिए जो जांच का जो टेन्योर था वो बढ़ा दिया गया है।
और अभी के लिए जो भी जांच से निकल कर आएगा, जो सेबी अपने रिपोर्ट सौंपेगी, उससे सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कहती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज इंडिया 24/7 और देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।